हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में समझा था उपधारणा के बारे में, जिसमें हमने मे प्रिज्यूम समझ लिया था। अब इस क्लास में हम समझ रहे हैं सेल प्रिज्यूम। उससे पहले हम समझ रहे हैं कि विधि की उपधारणा क्या होती है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो विधि की उपधारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो प्रकार के होते हैं, खंडनीय उपधारणा या फिर अखंडनीय या निश्चयात्मक उपधारणा। तो धारा 4 की खंड 1 हमने पढ़ लिया, जिसमें मे प्रिज्यूम है। खंड 2 और 3 में ऐसी उपधारणाओं के बारे में बताया गया है जो न्यायालय किसी विधि के प्रोविजन के अनुसार मानने के लिए बाध्य है। ऐसी उपधारणा के बारे में न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं है। न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाउंड है, यानी कि बाध्य है। इसी को विधि की उपधारणा कहते हैं। तो आइए हम इसको स्पष्ट रूप से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विधि की उपधारणा यानी कि सेल प्रिज्यूम के बारे में हम समझ रहे हैं। धारा 4 के खंड 2 में सेल प्रिज्यूम के बारे में बताया गया है। वहाँ पे प्रोविजन स्पष्ट रूप से ये कहता है कि कहीं इस अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा ये बताया गया है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि जब तक कि उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता। तो ये कहा गया है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। ये प्रोविजन न्यायालय को ये ऑर्डर देता है कि ऐसे तथ्य को साबित माना जाएगा। विधि की उपधारणाएं जो होती है ना, वो अनिवार्य प्रकृति की होती है, यानी कंपलसरी होता है उन्हें मानना, और न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य होता है, इसमें बाउंड होता है। परंतु विधि की जो ऐसी उपधारणा है उनको भी साक्ष्य देकर खंडित या समाप्त किया जा सकता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विधि की खंडनीय उपधारणा कहते हैं, जहाँ पर यह अपेक्षित होता है कि या तो वो साबित हो जाए, नहीं तो न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य है। तथ्य की उपधारणा के समान जैसे न्यायालय तथ्य की उपधारणा में अनुमान लगा लेता है ना, ऐसे विधि की उपधारणा में अनुमान लगाने का प्रावधान नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है, उसे उपधारणा करनी ही होगी। किंतु इस प्रकार की उपधारणा सबूत के द्वारा खंडित रहती है जब तक कि उसका खंडन नहीं हो जाता। ठीक है, तो तब सबूत देके खंडित किया जा सकता है, लेकिन आप सबूत नहीं दे रहे तो न्यायालय ये मानकर चलेगा कि वो सही है, यानी वो साबित है। के अंदर और पढ़ लेते हैं हम डिटेल से और समझ लेते हैं विधि की खंडनीय उपधारणा का कार्य क्या है। तो इसका कार्य ये है, यह अवधारित करना है सबूत का भार किस पर है। जैसे FIR करवाई, FIR में 2 साक्षियों का नाम दिया गया, किंतु उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं की जाती है, तो ये माना जाएगा, यानी कि ये उपधारणा की जाएगी कि उनकी साक्ष्य अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन, जो विक्टिम की तरफ से एडवोकेट होता है, विक्टिम के अगेंस्ट में जा सकती है, यानी उनकी साक्ष्य प्रोसिक्यूशन के विरुद्ध जा सकती है। ये उपधारणा की जाएगी क्योंकि FIR करवाई, 2 साक्षियों के जो बयान है उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ये उपधारणा की जा सकती है। इसमें अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 108 में ये प्रावधान किया गया है कि जब किसी व्यक्ति के संबंध में ये प्रश्न उठता है कि वो मनुष्य जीवित है या मर गया है, तो ये साबित कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों से उन लोगों के द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया जो उसके अपने हैं, जो उसके घर वाले हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इनके द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया कि वो व्यक्ति 7 वर्ष से कहाँ पर है, ना ही देखा गया। तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है, क्योंकि 7 वर्षों से उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है। तो ये हुई मृत्यु की उपधारणा। अब यहाँ पे उपधारणा करेगा, अर्थात उपधारणा करने को बाध्य है, बाउंड है, कि भाई किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया, तो हम ये उपधारणा कर लेंगे कि वो मर गया। परंतु साक्ष्य देकर इस प्रकार की उपधारणा को खंडित अर्थात समाप्त किया जा सकता है, यानी कि जब तक कि आगे कोई ना साबित ना कर दे, तब तक न्यायालय उस बात को साबित मानकर चलेगा। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा सेल प्रिज्यूम के अंतर्गत। ठीक है, कोई व्यक्ति के बारे में जो मर चुका है, 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, तो भाई मान लेंगे कि मर गया है। और सामने वाला व्यक्ति आगे बता दे, भाई मैंने सुना उसके बारे में, कल ही देखा उसको मैंने, तो भाई खंडित हो गई, खंडित हो गई जो उपधारणा न्यायालय ने की थी। ये होता है। सो ये सेल प्रिज्यूम है। इसमें न्यायालय कुछ उपधारणा को मानकर चलता है, बाध्य है और मानने के लिए, जब तक कि वो ना साबित नहीं कर दी जाती। इसमें अपने मन से एविडेंस नहीं मंगाता, सामने वाला ले आए तो ले आए। तो ये होती है सेल प्रिज्यूम। तो हमारी ये उपधारणा भी कंप्लीट हो गई। अब हम समझ रहे हैं जो सेल प्रिज्यूम वाली उपधारणा है ना, इसके अंतर्गत इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82
सेक्शन 85, ये सारे सेल्फ प्रिज्यूम से रिलेटेड हैं। अब हम समझ रहे हैं लास्ट उपधारणा यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। सो ये न्यायालय की आखिरी उपधारणा है और इररिवर्टेबल अखंडनीय उपधारणा है, जिसमें न्यायालय कंक्लूसिव यानी कि निश्चयात्मक सबूत मान कर चलेगा, मान ही लेगा, कोई एविडेंस नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम वेयर एक्ट में क्या लिखा है, फिर इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, निश्चयात्मक सबूत क्या होता है, देखिए, जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा। एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा भी नहीं देगा, सामने वाले को आज्ञा भी नहीं देगा कि तुम इसके अगेंस्ट में साक्ष्य प्रेजेंट करो। ठीक है, अब हम इसको डिटेल समझते हैं। हम समझ रहे हैं निश्चयात्मक सबूत। ये निश्चयात्मक उपधारणा का मतलब क्या है? ये विधि की एक ऐसी उपधारणा है, कैसी उपधारणा है, जिसे न्यायालय अंतिम यानी फाइनल मानता है कि बस अब हो गया, और ऐसी उपधारणा को साक्ष्य देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये विधि की अखंडनीय उपधारणा कही जाती है। निश्चयात्मक सबूत विधि की उन उपधारणाओं की ओर संकेत करता है जिनको न्यायालय करने के लिए बाध्य है और जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये निर्विवाद न्यायिक प्रस्तावना के समान होते हैं, यानी कि जिन पर कोई विवाद नहीं उठता, निर्विवाद होते हैं ये। इसी कारण विधि उनका खंडन करने की अनुमति भी नहीं देती किसी व्यक्ति को, और इस प्रकार की उपधारणा की संख्या बहुत कम है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 41, 112, 113, 115, 116, 117, भारतीय दंड संहिता की धारा 82, बस यही सारी उपधारणाएं विधि की अखंडनीय उपधारणा यानी कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत आती हैं, जिनमें न्यायालय मानने के लिए बाध्य होगा और सामने से किसी व्यक्ति को एविडेंस प्रेजेंट करने की भी अनुज्ञा नहीं देगा। ये होती है विधि की अखंडनीय उपधारणा यानी कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक सबूत। इसमें हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, और जिन परिस्थितियों में ऐसी उपधारणा उठती है ना, उनके साबित होने पर उस तथ्य को इतने निश्चयात्मक रूप से उपधारित कर लिया जाता है कि उसके अगेंस्ट में साक्ष्य भी नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच वैध वैवाहिक यानी वैलिड मैरिज के कायम रहते हुए या विवाह के विघटन यानी कि डिसोल्यूशन हो जाने के बाद, मैरिज डिसॉल्व हो जाने के बाद माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ है। क्या? किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता या किसी पुरुष के बीच में जब वैलिड रिलेशन था, वो एक वैवाहिक जीवन में थे उस दौरान, या फिर उसकी माता का तलाक हो जाए या फिर मैरिज डिसॉल्व हो जाए, मैरिज ही ख़त्म हो जाए, उसके बाद उस व्यक्ति की माता अविवाहित रहते हुए उस बच्चे का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म 280 दिनों के भीतर होता है, तो ये इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज यानी लेजिटिमेट या वैध संतान है। ये एक अखंडनीय उपधारणा है भैया। 280 दिनों के भीतर किसी महिला का कोई बच्चा होता है, चाहे वो विवाह के दौरान या विवाह खत्म हो गया हो उनके बीच में, उसके बाद हो, लेकिन 280 दिनों के भीतर हो, तो भाई मान लिया जाएगा कि भाई वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है और जिससे उस महिला की शादी हुई थी उसी व्यक्ति का पुत्र है या पुत्री है, जो भी है। ठीक है, तो ये एक अखंडनीय उपधारणा है। लेकिन भाई जब ये एक्ट बनाया गया था तब ये उपधारणा बिल्कुल सही थी और अब तक, लेकिन अब इतनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इतना डिजिटल ज़माना आ गया है, तो इस उपधारणा को भी खंडित किया जा सकता है यदि हम प्रैक्टिकली सोचें तो। वैसे यदि अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो हम बिल्कुल यही लिखेंगे, और जो किताबों में लिखा है, जो BR एक्ट में लिखा है, हम उसको ही पढ़ेंगे, उसको ही समझेंगे। लेकिन यदि हम सोचें अभी साइंस के ज़माने में, तो भाई कोई महिला किसी व्यक्ति से निकाह में है, यानी उससे मैरिज हुई है, ठीक है, और उस मैरिज के बाद उसका डाइवोर्स हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब या उसके बच्चे का जन्म हो जाता है, तो भाई मैरिज के पहले उसके किसी से इलीगल अवैध रिलेशन हो, कहीं अफेयर चल रहा हो, ठीक है, वो उससे प्रेग्नेंट है या फिर जिससे शादी हुई है उससे प्रेग्नेंट है, ये कैसे पता लगाया जाए? तो भाई DNA चेक करा लो। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इस उपधारणा को खंडित किया जा सकता है। लेकिन
हम ये मान के चलेंगे कि ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है। इसलिए सेक्शन 112 एक डिजिट देता है कि भाई किसी व्यक्ति, किसी बच्चे का जन्म की माता या उसकी माता जिससे वैध रूप से विवाहित है, उस व्यक्ति के थ्रू उसका जन्म 280 दिनों के भीतर होता है, या माता के अविवाहित रहने के दौरान उसकी मैरिज डिसॉल्व होने के बाद होता है, तो जो 280 दिनों का आंकड़ा है उसके अंदर होता है। तो भाई ये मान के चला जाएगा जितना हो सके न्यायालय महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। तो भाई महिला परेशान ना हो, उसके कैरेक्टर पर उंगली ना उठाई जाए भाई, कि ये सब चीज़ों को देखते हुए न्यायालय ने उपधारणा बनाई है कि भाई पुरुषों का क्या है, वो तो तुरंत ही कह देंगे कि ये हमारा बच्चा नहीं है, कह देंगे ना। तो इसलिए न्यायालय ने ये उपधारणा बनाई है कि भाई 280 दिनों के भीतर किसी महिला को कोई बच्चा होता है तो वो उसी पुरुष का माना जाएगा जिसकी उससे शादी हुई है। ठीक है, भले ही उन दोनों का तलाक हो गया हो, उनकी मैरिज डिसॉल्व हो गई हो, तो ये नहीं कह सकता वो पति आके कि भाई किसी और का बच्चा है, मेरा नहीं है ये, क्योंकि 280 दिनों के भीतर हुआ है। ठीक है, सो ये एक अखंडनीय उपधारणा है, इसे कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलेगा। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, धारा 12 में एक अपवाद है। क्या अपवाद है? यदि गर्भ धारण करने के दौरान पति एवं पत्नी के बीच में मुलाकात ही नहीं हुई तो ऐसी उपधारणा निश्चयात्मक सबूत नहीं होगी। ठीक है, ये बात मान लीजिए आप, ये एक्सेप्शन है। गर्भ धारण करने के दौरान जब वो महिला प्रेग्नेंट हुई और इस बीच में पति और पत्नी की कोई मुलाकात नहीं हुई तो फिर मान लिया जाएगा कि भाई ये उपधारणा निश्चयात्मक सबूत नहीं है, अब खंडनीय उपधारणा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था वेंकट रमैया। उन्होंने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 मामले ऐसे हैं जहां पर निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वे धारा 4 जजमेंट इन रेम, धारा 112, धारा 113 के मामले हैं, जहां विधि ये मानकर चलती है कि जब मूल तथ्य साबित हो जाए या स्वीकार कर लिया जाए तो कोई अन्य साक्ष्य निकाले गए सारांश को परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, ये जस्टिस ने कहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, और मैंने उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया आपको। मैं ये समझती हूँ कि आपने तीनों अवधारणाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, या मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी बात होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी ये तो क्लियर हो गया है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।